क्राउन जीके का आधुनिक भारत हम लोगों ने शुरू किया था और आधुनिक भारत में हम लोगों ने अभी तक मुग़ल साम्राज्य का पतन पढ़ चुका है। इसके लिए मैंने 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से मुग़ल साम्राज्य का पतन के बारे में हम लोगों ने देखा है किस तरह से औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य में एक डिक्लाइनेशन मोड पे चला जाता है, यानी कि धीरे धीरे करते हुए ये ख़त्म हो जाता है। किस तरह से अलग अलग राजाओं ने किस तरह की पॉलिसी अपनाई और किस तरह से वो एक पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य का अंत का कारण बना। आज जो हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दूसरा टॉपिक है और इस फिर जो है हमारे पास और भी 7 टॉपिक्स बच जाएंगे, जो धीरे धीरे करके हम लोग सब टॉपिक को देखने वाले हैं। और फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्राउन का जीके है। क्राउन जो बुक है जो रितेश पांडे साहब ने लिखे हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में भी वीडियो में बना चुका हूँ, और पूरा तरीके से नहीं बनाया हूँ लेकिन कुछ वीडियो बने हुए हैं, उसके भी आप उसे भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कब होता है? भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उनके आगमन के क्रम कुछ इस प्रकार हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारे यूरोपीय कंपनी जो है हमारे देश के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, जिसमें से जो पहला आता है वो पुर्तगाली होते हैं। पुर्तगाली 1498 1498 में आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आते हैं, है ना। अंग्रेज के बाद जो है डच आते हैं। डच का सबको याद रखना है और क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। पहले पुर्तगाली थे, दूसरा में अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद जो है डच आते हैं, डच के बाद जो है डेनिश है, डेनिश के बाद फ्रेंसीसी है, फ्रेंसीसी के बाद जो है स्वीडिश है। तो इस तरह के क्या होता है कि लगभग भारत में 6 तरह की यूरोपीय शक्ति जो है भारत में आते हैं, जिसमें पुर्तगाली पहला होता है और अंत में भी पुर्तगाली ही जाते हैं भारत से। तो ये भी याद रखना है। अंग्रेज आते हैं 1600 के करीब में, 1600 में बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी। डच भी आते हैं, डेनिश भी आते हैं, डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहा जाता है। फ्रांसीसी भी आते हैं 1664 में, फ्रांसीसी आ रहे हैं। और स्वीडिश, स्वीडिश देखिए हमारे यहाँ उपनिवेशक तो कभी ये बनाए नहीं, मतलब कभी कॉलोनी बनाए नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं व्यापार के लिए आए थे। प्योर व्यापार, जो कहते हैं कि व्यापार करने के लिए ही उद्देश्य से आए थे स्वीडिश। और जो है बाकी जो है हमारे देश के अंदर कॉलोनी भी बनाए थे, हमें कह सकते हैं एक्सप्लॉइट भी किया इन लोगों ने। तो चलिए शुरू करते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन किस तरह से होता है। तो देखिए ये पुर्तगाली हैं, और पुर्तगाली जो है प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद, कहीं कहीं अब्दुल माजिद भी लिखा हुआ है। तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पंथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कलिकट कलिकट केरल के बंदरगाह पर उतरा। वहाँ पर हिंदू शासक जमुरीन ने उसका स्वागत किया। तो जमुरीन जो था वहाँ का हिंदू शासक था, जिन्हें वास्को डी गामा ने क्या किया कि स्वागत किया। तो फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि पुर्तगाली का आगमन कब होता है? 1498 में होता है। कब? 17 मई 1498 में होता है। कौन आया था पहला पुर्तगाली जो हमारे देश के अंदर? तो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और देखिए वास्को डी गामा जब आता है तो एक गुजराती बिजनेसमैन होता है, और उसको कह सकते हैं कि यहाँ तक लाने में, इंडिया लाने में उनका भी एक काम होता है, जिसका नाम है अब्दुल मनीद। कहीं कहीं मनीद है, कहीं कहीं अब्दुल माजिद भी लिखा गया है। और ये 90 दिन की समुद्री यात्रा था, यानी कि 90 दिन लग गए हैं पुर्तगाल से भारत आने में। और समुद्री तट ये कहाँ पहुँचे? तो साउथ इंडिया का कलिकट यानी कि केरल में पहुँचे। कलिकट केरल में पहुँचे, बंदरगाह पर उतरा, और वहाँ पे जो हिंदू शासक हुआ करता था, जाहिर सी बात है उस समय तो हिंदू शासक ही होगा। 1498 की बात है और साउथ इंडिया की बात है। साउथ इंडिया तक जो है मुसलमानों का पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए थे। तो केरल का जो जमुरीन राजा था, हिंदू शासक था, इसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेज कब्राल दूसरा पुर्तगाली था, जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आए, यानी कि 2 साल के बाद दूसरा जो पुर्तगाली आता है उसका नाम है प्रेड्रो प्रेड्रो अल्ब्रेज केब्राल।
दूसरा पुर्तगाली था। तो कई कई बार जो है वास्को डी गामा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही रखना है। लेकिन अगर दूसरा भी पूछ दिया जाए तो याद रखना है पेड्रो एल्ब्राज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः आता है। तो तीसरा मतलब तीसरी बार अगर कोई पुर्तगाली आ रहा है तो वास्को डी गामा तीसरी बार आ रहा है। पहला जो है वास्को डी गामा, दूसरा जो है पेड्रो और तीसरा जो है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा तीसरी बार 1502 ईस्वी में आता है। फिर 1502 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इसे नियुक्त किया जाता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। और ये 1505 में भारत में आया। उसने भारत में शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, एक सेकेंड, यहाँ ये दिख नहीं रहा है, काफ़ी छोटा पड़ जा रहा है, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये सही है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि 1505 से लेकर 1509 में आता है भारत में। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है। और 1505 में भारत में आया और इसने जो है भारत में शांत जल की नीति या इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी में होता क्या था कि इन्हें लगा था कि हमारे लिए जो समुद्री मार्ग है जहाँ से हम पुर्तगाल से भारत आए हैं उसको खोजने में काफ़ी समय लगा, 90 दिन का वक्त लगा। आपको पता ही है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि 90 दिन का वक्त लग जाता है वास्को डी गामा को। और यहाँ का सामान जो है यूरोप में काफ़ी ज़्यादा बिक रहा था। जैसे कि यहाँ का जो काली मिर्च है ना, काली मिर्च को यहाँ से ले जा रहे थे और वहाँ यूरोप में बेचा जा रहा था। तो 600 गुना का प्रॉफिट हो रहा था, 600 गुना का प्रॉफिट। तो ये 600 गुना का प्रॉफिट वो चाह रहे थे पुर्तगाली की सिर्फ हम ही कमाएं, यानी कि हमारा ही मोनोपोली हो, हम यहाँ से भारत से काली मिर्च ले जाएं और सिर्फ यूरोप में हम ही बेचें और कोई दूसरा कोई यूरोपीय ताकत ना आ पाए भारत में। और यहाँ से फिर जो है क्या उसका कंपटीशन बन जाता और कॉम्पिटिटर आ जाता तो सही सी बात है मुनाफा कम हो जाता है। तो इसने कहा कि हमें क्या करना है, हमें जो है ये समुद्री मार्ग है, जो पानी वाला मार्ग है, वो पानी वाला मार्ग को क्या करना है, हमें हिफाजत करके रखना है, इसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इस पर कोई कब्जा ना कर ले। ना कि ये कहना कि भारत में कोई कब्जा ना कर ले, मतलब भारत में कब्जा करना ये नहीं चाहते थे। शुरुआती दौर में अगर देखेंगे तो भारत पे ये कब्जा नहीं करना चाहते थे। जो पुर्तगाली थे भारत में कब्जा नहीं करना चाहते, वो चाहते थे कि जो ये समुद्री मार्ग है, ब्लू वाटर जिसे कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी में यही था कि जो समुद्री मार्ग है वो समुद्री मार्ग को सिर्फ हम लोग ही ये समुद्री मार्ग से आना जाना करें और कोई दूसरे जो है यूरोपीय शक्ति ना है। तो इस पर काफ़ी ये बल दिया कि कोई दूसरा कोई यहाँ ना आ पाए। और फिर जो दूसरा बनता है उसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है दूसरा गवर्नर बनता है। और वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जो है इसी को माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। जो कोचीन है अभी केरल के अंदर, कोचीन को जो है अपना मुख्यालय बनाया। कोचीन को ये जीत लेता है, वहाँ के राजा से लड़के कोचीन को जीत लेता है और जो है उसका मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। तो आदिल शाह से जो है गोवा छीन लिया 1510 ईस्वी में, गोवा जो है छीन लिया। और अल्बुकर्क ने क्या किया, 1511 में दक्षिणी पूर्वी एशिया का महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पे कब्जा कर लिया। मलक्का पे जो है इसने कब्जा कर लिया, पर नियंत्रण स्थापित किया। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमूज को अधिकार कर लिया। तो दो ऐसे स्ट्रीट पर इन्होंने कर लिया जहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। देख सकते हैं ये रहा इंडिया जो है, और ये रहा मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये वाला क्षेत्र। और ये वाला जो एक पैसेज है, एक छोटा सा ये जो दिख रहा है ये समुद्री मार्ग, इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, मलक्का। तो ये मलक्का में इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यानी कि यहाँ पर भी अपना पेनिट्रेशन दिखा दिया था, यहाँ पर भी वो पहुँच गए थे पुर्तगाली और चाह रहे थे कि यहाँ से जितना भी बिजनेस होता है, जितना भी यहाँ से शिप वगैरह जाता है, ये सारा अधिकार जो है मेरा ही रहे, मेरे अंदर ही रहे।
और फिर एक और जगह है जहाँ पे इन्होंने किया था, ये देखिए, ये रहा इंडिया, और इंडिया से सटा हुआ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ईरान है, ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में इसे हरमुज स्ट्रीट कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रीट कहा जाता है। हरमुज स्ट्रीट जो है इसने भी कब्जा कर लिया था पुर्तगालियों ने। तो इन दोनों जगहों पे जो बिज़नेस होता था, और यहीं से पहले क्या होता था कि इंडिया में जितने भी व्यापारी होते थे वो सारे अरबी व्यापारी होते थे। तो अरबी व्यापारी क्या करते थे, भारत से खरीदते थे चीज़ों को, और भारत से ख़रीद के इधर के ही रास्ते से ये यूरोप ले जाते थे। तो क्या करते थे कि ये वाला रास्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था, जो हरमुज वाला जो ये स्ट्रीट है, इसी ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो इस पर जो है उन्होंने क्या किया कि अधिकार जमा लिया पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली देखिए, पुर्तगाली मुझे लगता है कि अंग्रेज़ से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि पुर्तगाली ही खतरनाक थे, क्योंकि पुर्तगाली जितना जल्दी से इन्होंने पेनिट्रेट किया था इंडिया के अंदर, कि इन्होंने तुरंत ही आके जो है कब्जा करना शुरू कर दिया भारत के अंदर, और बहुत बड़े एरिया को कब्जा कर लिया। और ये कट्टर भी थे, रिलीजियस वाइज जो थे कट्टर थे। अंग्रेज़ तो थोड़ा थोड़ा अपना रिलीजन को इतना ज़्यादा फैलाने का ज़्यादा जोर नहीं देते थे, लेकिन ये लोग अपना रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा फैलाने को जोर देते थे। और देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी जो है उन्होंने क्या किया कि पूरे एशिया पर अधिकार करना शुरू कर दिया। अल्बुकर्क, काफ़ी याद रखना है, अल्बुकर्क के समय ही होता है। अगला जो हम लोग देखेंगे वो है इसी के बारे में है कि 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, और तीसरा जो गवर्नर होता है नीनो डी कुन्हा, वो बनता है 1530 में। क्या करता है नीनो डी कुन्हा जो है, कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। जो कोचीन है, पहले तो कोचीन को बनाया था अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क के बाद जो है जो अगले आते हैं नीनो डी कुन्हा, वो क्या करता है, वो गोवा को राजधानी बनाया था। लेकिन हम लोग देखे हैं कि जो गोवा है वो 1510 में अल्बुकर्क के समय में ही आदिल शाह से इसे छीन लिया था, है ना, इस पर कब्जा कर लिया था। अब दूसरा है कि कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। तो दो जगह याद रखना है, कुन्हा ने क्या किया कि और भी जगह को ये कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल का जो हुगली का क्षेत्र है वहाँ पर भी जो क्या है बस्तियाँ स्थापित करना, अपना कॉलोनी जो है स्थापित करना शुरू कर दिया था। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन, ठीक है, बेसिन, और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। देखिए ये बेसिन और द्वीप कहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा इंडिया है, और इंडिया का ये जो जगह है ये बेसिन है, ठीक है, मुंबई के पास बगल में है, बेसिन है, और यहाँ ही द्वीप है। ये दोनों एरिया जो है ये ही द्वीप है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे मुंबई का ये जो एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो मुंबई है ये मुंबई का एरिया, और मुंबई का एरिया में ही आपको देखने को मिलता है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला, यहाँ आपको बेसिन देखने को मिलेगा, और इसी के बगल में यहाँ पे ये आपको दीव देखने को मिलेगा, दमन एंड दीव, ठीक है। तो अभी दीव पर किया है, दमन पे नहीं किया है। तो ये दोनों जगह जो है इसी एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। एक जो है आपको नज़दीक है मुंबई का, एक दूसरा जो है गुजरात के नज़दीक में है। चलिए अब दूसरा अगर हम चलते हैं, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। तो बहुत सारा कॉलेज वगैरह हम देखते हैं, स्कूल वगैरह जो है इन्हीं के नाम पर बना हुआ है, संत जेवियर। तो संत जेवियर जो है पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर जो है भारत आए। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य का एस्तादो डी इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य जो होता था उसे कहा जाता था एस्तादो डी इंडिया के नाम से जाना जाता है। सामुद्रिक मतलब है साम्राज्य जो स्थापित किया था समुद्र में, चूँकि ये समुद्र को ज़्यादा तरजीह देते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि एस्तादो डी इंडिया के नाम से जाना जाता था इनका साम्राज्य को, सामुद्रिक साम्राज्य को। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत लगता था कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो अंग्रेज़ों ने लाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th में। अगर आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी ये दिखाया जाता है कि पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्हें कार्टज अरमेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश नियंत्रण किया। एक क्या होता था ये काफिला, ये पद्धति क्या होता था कि जो एरिया था, आपको दिखाता हूँ मैं मैप में दिखाता हूँ, ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया, ये जितना भी एरिया था, पानी वाला एरिया था, इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। ये पूरी तरह से मानते थे कि ये मेरा जगह है। सिर्फ इंडिया के अंदर वाला भाग नहीं है, इधर इधर जितना भी कब्जा किया ये तो किया है ज़मीन में, लेकिन जो ये वाला भाग था, ये जो समुद्री भाग था, इस समुद्री भाग को भी क्या किया था, पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। और इस जगह में अगर कोई आना जाना चाहता है, कोई अपना नाव या जहाज़ लेके आना चाहता है, तो यहाँ पे आपको बाकायदा परमिशन लेना पड़ता था। और परमिशन को कहा जाता है कार्ज अर मेडा। ठीक है, कार्ज अर मेडा। कार्ज अर मेडा जो है काफिला पद्धति से जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश नियंत्रित करता था। यानी अगर कोई परमिशन लिए बगैर आ गया तो फिर समझिए कि उसका जो है बैंड बजा दिया जाता था, उसको जो है लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था। इतने खतरनाक थे ये। उन्हें गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलित किया। गोथिक स्थापत्य कला क्या होता है कि आप जितने भी गोवा के अंदर चर्च देखेंगे वो गोथिक स्थापत्य कला से ही बने हुए हैं। गोथिक स्थापत्य कला यूरोप के अंदर जितने भी आर्किटेक्चरल वर्क होते हैं वो गोथिक स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्ट के ही नमूने होते हैं। हमारे देश के अंदर द्रविडियन का देखेंगे, अगर साउथ इंडिया चले जाएंगे तो वहाँ जितने भी मंदिर होते हैं वो आपको वो सारे मंदिर जो है वो द्रविडियन का देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरी ओर जो है आपका अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ नागर शैली की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। उसी तरह से एक एक कह सकते हैं कि एक कला होता है, एक यूनिक पद्धति होता है जिससे बनाया जाता है कई सारे बिल्डिंग्स वगैरह। तो गोथिक स्थापत्य कला जो है आपको इनके चर्च में देखने को मिलेगा। और जितने भी वो अपना सेटलमेंट बनाए थे गोवा के अंदर या फिर केरल के अंदर, वो सब में गोथिक स्थापत्य कला देखने को मिलता है। तो वही है कि और यूरोपियन देश में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचलन है गोथिक स्थापत्य कला का। तो ये गोथिक स्थापत्य कला को भारत से प्रचलन में लाया, यानी कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला का कह सकते हैं लाने वाले या जो पितामह कह सकते हैं वो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन केरल में अपने अपना पहला फैक्ट्री और 1505 में कुन्नूर में दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया। तो पहला फैक्ट्री कहाँ किया, कोचीन में किया। तो पहला फैक्ट्री हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने पहला फैक्ट्री कहाँ किया, डच ने कहाँ किया, तो फिर फ्रांस ने कहाँ किया, अभी ये जो पुर्तगाली ने कहाँ किया, कोचीन में किया था। तो इस तरह से हर एक जितने भी यूरोपीय शक्ति आए थे उनका पहला फैक्ट्री उन्होंने कहाँ कहाँ स्थापित किया, ये चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने कहाँ किया, कोचीन में किया। और दूसरा जो है कुन्नूर में किया, दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित किया। कब किया, 1503 में। उन्होंने लिखा है, इन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत करवाया, है ना। तो तंबाकू की खेती जो है भारत में कहीं ना कहीं ये जो लत है तंबाकू की वो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों की देन है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, पुर्तगाली की खेती जो है भारतवासियों को अवगत करवाया। वो भारत में सबसे पहले आए और 1961 यानी कि 1961 में गोवा छोड़कर सबसे अंत में जाते हैं। यानी कि भारत में आने वाले पहले जो यूरोपीय शक्ति है जो कि 1498 में आए थे और सबसे लास्ट में 1961 में यही लोग जाते हैं। गोवा को लिबरेशन मिलता है 1961 में। तो 1961 में जाने वाले भी यही थे, ठीक है, सबसे अंत में जाने वाले और सबसे शुरू में आने वाले भी यही थे। तो इसके बारे में थोड़ा ये खास बात है, ये देख सकते हैं। ये सारा सेटलमेंट के बारे में दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ इनका जो है सेटलमेंट था, ये दिया हुआ है। उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है, पुर्तगाली भाषा में लिखा गया है। सूरत में इनका सेटलमेंट था। दीव देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरात के बगल में दीव है। दमन दे सकते हैं, यहाँ पे दमन है, ये भी गुजरात में पड़ता है। दादर नगर हवेली जो अभी यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ये चारों मिला के यूटी बना दिया गया है। तो ये सब सारा चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे ही था। ये सब जो है कंट्रोल था पुर्तगालियों के कंट्रोल में ही था। बेसिन जो बता रहा था मैं, बेसिन ये देखिए, बेसिन जो है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है। बॉम्बे, यहाँ भी इसका सेटलमेंट था, बाद में इसे अंग्रेज़ को सौंप देता है। चौल एक तरह का क्या था, बंदरगाह था, वो भी जो है आपको देखने को मिल रहा है, इसी के पुर्तगालियों के अंडर में ही था। फिर नीचे अगर हम देखेंगे तो कहाँ आ रहा है, ये देखिए, अगर नीचे देखें तो फिर इनका जो है गोवा के अंदर बड़ा सेटलमेंट था। गोवा में लास्ट में 1961 में यहाँ से जाते हैं गोवा से छोड़ के, है ना, लास्ट में यहीं से ये निकलते हैं। गोवा में बहुत बड़ा। और देखिए मंगलोर था, मंगलोर को भी इसने कब्जा कर लिया था। कुन्नूर, ये कैन्नूर है ना, कैन्नूर ये केरल के अंदर है। फिर कलीकट है आपका, कलीकट में किया हुआ था। फिर ये जो है
क्रेंगनूर है यहाँ पे, कोलाबा जो है, कोलावा जो है, जो कोल्लम के नाम से जाना जाता है आज, ये जब है सारा कुछ। फिर इधर में भी इन्होंने कर दिया था ये टूतीकोरिन जो है, फिर है नागापट्टनम जो है, इधर में माइलापुर जो है, पुलिकेट जो है, मछलीपट्टनम जो है, ये सारा जो है आपको ये देखने को मछलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट जो है वो भी आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ही है। फिर ये सारे जितने भी हैं ये सब तमिलनाडु का क्षेत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इनका सेटलमेंट था। फिर इधर में भी जो है ईस्ट इंडिया की अगर आप देखें तो ईस्ट इंडिया में भी हुगली में इन्होंने बना रखा था, ठीक है, इसका सेटलमेंट हुगली में भी था, यानी कि ये वेस्ट बंगाल तक पहुंच चुके थे। और चटगांव जो है अभी बांग्लादेश के अंदर है, तो चटगांव के अंदर भी इन्होंने कर रखा। तो काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट था इनका, काफ़ी इसका लंबा कह सकते हैं व्यापार फैला हुआ था इंडिया के अंदर। और इन सभी एरिया को इन्होंने बहुत कम ही समय में इन्होंने जीत लिया था। फिर अंग्रेज़ ने इन्हें हरा दिया, एक एक करके हराया, और फिर क्या किया कि उसने जो है पूरी इंडिया को जीत लिया। इंग्लिश कहीं ना कहीं जो है वेल इक्विप्ड था और कहीं ना कहीं लड़ने में माहिर थे। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक्स भी काफ़ी अच्छा थे। ये बहुत सारे दुश्मन को अपने अंदर कर लेते थे डिप्लोमेटिक टाइज में, जो कि पुर्तगाली नहीं थे। पुर्तगाली थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन कह सकते हैं कि इतना बड़ा सेटलमेंट बना पाना किसी एक साम्राज्य के लिए ये भी बहुत बड़ा बात है। और पुर्तगालियों ने ये कर दिखाया था भारत के अंदर, बहुत ही कम समय में काफ़ी कुछ इन्होंने हासिल कर लिया था। फिर इधर लक्षद्वीप वगैरह भी आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप वगैरह है, मालदीव वगैरह है, सबको जो है क्या किया था कि पुर्तगालियों ने ही अपने कब्जे में कर रखा था। तो काफ़ी बड़ा इसके बारे में है। और थोड़ा यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि पुर्तगालियों ने सिर्फ तंबाकू ही नहीं और भी बहुत सारा चीज़ों को लाया था भारत के अंदर। क्या चीज़ लाया था, तो जैसे भारत के अंदर इन्होंने तंबाकू के साथ साथ जो है इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने मैंगो, ठीक है, मैंगो जो है अल्फांसो मैंगो जो है इन्हीं की देन है, आम जो है इन्हीं की देन है। और भी क्या लाया था इन्होंने, पुर्तगालियों ने टमाटर, जो हमारे अंदर टमाटो है, टमाटर भी जो है भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। पोटैटो यानी कि आलू जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, तंबाकू तो मैंने बोल ही दिया है, टबैको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों का देन जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों पुर्तगालियों का ही देन है कि ये भारत में बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। आलू हो गया, टमाटर हो गया, है ना, और तंबाकू हो गया, मैंगो हो गया। मैंगो का एक खास किस्म की, मैंगो तो पहले भी होता था भारत में, लेकिन अल्फांसो मैंगो जो है इन्होंने करवाया था। तो बहुत सारी चीज़ के बारे में हम लोग जान गए हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आना चाहिए। और ये हम लोग क्राउन का जीके कर रहे हैं और आधुनिक भारत को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगला वीडियो जो है अंग्रेज़ के बारे में होगा, ये तो डच के बारे में होगा। मुझे ऐसा कोई पता नहीं है, लेकिन शायद अंग्रेज़ आए थे तो अंग्रेज़ के बारे में होगा, इसके बाद डच वगैरह के बारे में होगा। तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ देखने वाले हैं। और तब तक अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हम लोग जल्द आने वाले हैं।